हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड कम्युनिटीज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है और इसके पहले के जो 4 चैप्टर्स है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, या तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जिसमें हमने फॉरेस्ट के बारे में जाना। तो फॉरेस्ट का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं होता है, तो फॉरेस्ट हर किसी के लिए एक अलग वैल्यू रखता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। फिर हमने जो फॉरेस्ट के जो फीचर्स है उनके बारे में जाना। फिर हमने जाना कितने टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं और वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो हमने तीन तरीके के क्लासिफिकेशन देखे। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से होता है, उसके बाद रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं और कुछ अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। फॉरेस्ट आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेजिटेशन। तो फॉरेस्ट को उनकी वेजिटेशन के बेसिस में भी क्लासिफाई किया जाता है। वेजिटेशन मतलब वहाँ पे उगने वाले जो पेड़ पौधे उनके बेसिस पे। द काइंड ऑफ ट्रीज दैट ग्रो नेचुरली इन एनी रीजन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट रीजन। तो जो भी रीजन है वहाँ पे कौन से पेड़ पौधे उगते हैं, जैसे कि ठंड वाला एरिया है वहाँ पे पेड़ पौधे अलग उगते हैं, गर्मी वाले एरिया में अलग उगते हैं। तो उनके बेसिस में जो है जो ट्रीज वहाँ पे उगते हैं उन क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर, मीन्स टेम्परेचर, रेनफॉल और क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। तो उनके बेसिस में हम फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल के लिए जैसे कि बताया मैंने, कॉनिफोरस ट्रीज जो है जैसे कि पाइन हो गया, चेदार हो गया, इस तरीके के जो पेड़ है वो कोल्ड रीजन्स में फाउंड आउट होते हैं। इस तरीके के कॉनिकल शेप के पेड़ हो गए जिनकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, कांटेदार होती है। तो इस तरीके के जो पेड़ है वो कोल्ड क्लाइमेट्स में होते हैं जहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है और मॉइस्चर जो है पूरे साल भर अवेलेबल होता है। तो दीज ट्रीज रिमेन थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे इस तरीके के जो पेड़ है वो ग्रीन रहते हैं पूरे साल भर के लिए। इफ देयर इज मॉइस्चर थ्रू आउट द ईयर बट द टेम्परेचर इज वार्म, then other types of trees grow. These are fruit bearing broad-leaved trees whose leaves stay green throughout the year. तो देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर मॉइस्चर जो है वो मेंटेन होता है पूरे साल भर के लिए, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है। तो इस एरिया में फ्रूट जो फल से लदे हुए जो पेड़ है, फ्रूट वाले जो पेड़ है वो उगते हैं जिनकी पत्तियां क्या होती है, थोड़ी चौड़ी होती है, ब्रॉड चौड़ी होती है, और जो साल भर जिनकी पत्तियां पेड़ों पे रहती है, कभी झड़ती नहीं है। बट इन हॉट क्लाइमेट, जहाँ पे गर्म क्लाइमेट होता है, गर्म मौसम होता है, जहाँ पे बारिश सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए होती है, तो ऐसे जगह में ट्रीज जैसे कि टीक उगते हैं। जो टीक का जो पेड़ होता है वो क्या करते हैं, अपने लीव्स जो है वो समर सीजन में क्या करते हैं, गिरा देते हैं ताकि मॉइस्चर लॉस कम हो। और नए जो ट्रीज है उसके बाद जो नए जो लीव्स है जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो वो चालू हो जाते हैं। तो फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द रीजन एंड द स्पीसीज ऑफ ट्रीज दैट ग्रो इन देम। ऑन द बेसिस द फॉरेस्ट इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो देखिए क्लाइमेट के बेसिस पे और जो स्पीसीज, जो ट्रीज की स्पीसीज ग्रो होती है जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया, उनके बेसिस में हम फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो नाम से ही समझ में आता है ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट होते हैं, और ऐसे फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे होते हैं, जो अपने इन फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं वो कभी पत्तियां गिराते नहीं है। तो नाम से ही क्लियर है, तो सब नाम से तो आगे देखते हैं। तो दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन प्लेसेस वेयर वेदर इज वार्म अराउंड द ईयर एंड देयर इज रेन ऑलमोस्ट एवरी मंथ। तो इस तरीके के फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे जो मौसम होता है, वेदर होता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा गर्म मौसम होता है, लेकिन पानी भी हर महीने गिरता है। द एनुअल रेन इज मोर देन 200 सेंटीमीटर। तो एनुअल रेन कैसा होता है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। तो इंडिया में ऐसा कौन सा रीजन है, तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड का रीजन है, हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में। The trees create moisture and warmth for growth all around the year. The forests are very dense and abound in many types of trees, plants, creepers, plant that grow on trees, parasite, एपिटाइट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मॉइस्चर जो है पूरा साल भर मॉइस्चर रहता है, हल्की गर्म रहती है। तो इस तरीके के मौसम में जो है एवरग्रीन मतलब सदाबहार पेड़ उगते हैं, मतलब जो अपनी पत्तियां कभी नहीं उगाते। तो यहाँ जो जंगल है वो कैसे होते हैं, घने जंगल होते हैं। और क्या होता है, कई प्रकार के यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ट्रीज, प्लांट्स,
क्रीपर्स जो एक पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, और पैरासाइट प्लांट दैट ग्रो ऑन ट्रीज मतलब जो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, पैरासाइट आप कभी भी रास्ते पे जाते हैं किसी जंगल के एरिया में, कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो जरूर देखिएगा क्या होता है, एक पेड़ होता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा पेड़ है, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, तो इस तरीके के जो बड़े पेड़ होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अगर कहीं पे भी थोड़ी सी मिट्टी जमी हुई है या थोड़ा सा यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जहाँ पे कोई दूसरा बीज ग्रो हो सके, तो ये क्या होता है, यहाँ पे दूसरा जो पेड़ है वो भी उसके साथ में ग्रो करने लग जाता है। तो ये जो अगला पेड़ जो इसके ऊपर उग रहा है, ये क्या होता है, एक पैरासाइट होता है। ठीक है, तो इस तरीके द फॉरेस्ट ऑफ केरला के में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और बस्तर जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर एरिया है वहां पे भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो दे रिमेन ग्रीन ऑल राउंड द ईयर बिकॉज एज सुन एज द लीव इज शेड अ न्यू लीफ रिप्लेसेस इट। तो यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो साल भर हरे भरे रहते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही एक पत्ता गिरता है तो उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा पत्ता आ जाता है, तो ये गर्मी के सीजन में पूरे पत्ते नहीं छुड़ाते हैं। द फॉरेस्ट अबाउट इन वाइल्ड लाइफ, तो ये जो फॉरेस्ट है, अब इतना घना जंगल है, साल भर जो पेड़ों में पत्तियां रहती है, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत ही अच्छी तादाद में मिलते हैं। तो इंडिया में ऐसे फॉरेस्ट आर in India, such forests are found in high rainfall areas of Western Ghats, Lakshadweep, Andaman Nicobar Island and higher regions of Assam। तो कहाँ कहाँ मिलते हैं ये, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, जैसे वेस्टर्न घाट वाला एरिया हो गया, आपके जो आइलैंड वाले एरिया है, मतलब लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड निकोबार आइलैंड वाला एरिया, और जो हाई नॉर्थ ईस्टर्न साइड है आसाम का, हायर रीजन ऑफ आसाम मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो है वहाँ पे ये फॉरेस्ट मिलते हैं। द वेजिटेशन इज मोनली, तो यहाँ पे जो कौन से पेड़ उगते हैं, बाम्बू, केन, जामुन, गुर्जन, सीमल, कदम, हल्दू, शीशम, मैंगो, तो ये सारे पेड़ जो है यहाँ पे उगते हैं। नेक्स्ट इज मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट। तो मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब जो मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जहाँ पे जब पानी गिरता है तब वहाँ पे नए पत्ते आते हैं और समर सीजन में वो पत्ते गिरा देते हैं। तो मानसून फॉरेस्ट आर स्पेशल टू इंडिया। तो स्पेशल है इंडिया के लिए क्योंकि ज़्यादातर जो फॉरेस्ट है हमारे कंट्री में वो मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट है। सो ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। दे आर फाउंड इन एरियाज वेयर क्लाइमेट इज वार्म एंड रेनफॉल इज लिमिटेड फॉर टू अ फ्यू मंथ्स। तो इंडिया में 70% जो इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो इन्हीं तरीके के फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। इसी तरीके के फॉरेस्ट हमारे कंट्री में मिलते हैं, और ये उस एरिया में फाउंड होते हैं जहाँ पे क्लाइमेट क्या होता है, वार्म होता है, गर्म होता है, और रेनफॉल जो है कुछ ही महीनों के लिए होता है। द एनुअल रेनफॉल इन द रेंज ऑफ, तो एनुअल रेनफॉल कौन से रेंज में होती है, 75 to 200 सेंटीमीटर। तो ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स, तो ये इनमें जो ट्रीज होते हैं तो उनके चौड़े पत्ते होते हैं, ब्रॉड मतलब चौड़े पत्ते। इन रिसेंट डेफिशिएंट मंथ दे शेड देयर लीव्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन लॉस एंड कंजर्व मॉइस्चर। तो जब रेनफॉल नहीं होती है, मतलब गर्मी का सीजन होता है, तो क्या करते हैं, पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि जो मॉइस्चर है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है, अपने साइंस में पढ़ा होगा, जो पत्तियों से जो मॉइस्चर, सन की रे से, गर्मी से जो मॉइस्चर जाता है उसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो इस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कम करने के लिए वो अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि वो मॉइस्चर कंजर्व करके रख सके। तो न्यू लीव्स ग्रो वंस देयर इज इनफ मॉइस्चर बिकॉज द ट्री शेड देयर लीव्स इन ड्राई मंथ्स। These forests are called deciduous forest and most of the forests in Chhattisgarh fall in this category। तो क्या होता है, समर सीजन मतलब ड्राई सीजन में क्या करते हैं, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसी कारण क्या कहा जाता है, इन्हें डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में मोस्टली जो है इसी तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो मानसून फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर रेनफॉल। When the rainfall is higher, these forests are called moist monsoon forest, and where the rainfall is lower, they are called dry monsoon forest। तो ये monsoon forest को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला है moist monsoon forest और सेकेंड है dry monsoon forest। So सबसे पहले हम देखेंगे moist monsoon forest। This forest are found in area where the rainfall is between 100 centimeter to 200 centimeter। तो ये जो
फॉरेस्ट है वो कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे रेनफॉल जो है 100 से 200 सेंटीमीटर तक की होती है। तो यहाँ पे ये जो ट्रीज है ये कैसे होते हैं, दे आर वेरी टॉल, तो मतलब ये ट्रीज जो है लंबे लंबे होते हैं। सम ट्रीज आर मैसिव एंड एवरग्रीन, और इसमें कुछ ट्रीज क्या होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और एवरग्रीन होते हैं, मतलब हमेशा हरे भरे होते हैं। स्क्रब्स एंड क्रीपर ग्रो बीनेथ देम, तो स्क्रब्स जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके नीचे जो छोटे छोटे पौधे हैं, और क्रीपर्स है, क्रीपर्स मतलब क्या होता है, जो दूसरे जैसे कि करेले का पौधा हो गया, तो इस तरीके के पौधे क्या है, किसी सहारे पे चढ़ते हैं, तो दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो क्रीपर्स ग्रो बीनेथ देम, बीनेथ देम मतलब नीचे में उगते हैं। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो इस तरीके के फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं हमको, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में और एक्सेट्रा। द प्रोमिनेंट ट्री टाइप्स आर, तो यहाँ पे कौन से प्रीडोमिनेंट मतलब सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाने वाले ट्रीज कौन से हैं, साल, टीक, शीशम, आंवला, नीम, मैंगो, चंदन, खैर, कौसुम, अर्जुन। तो ये सारे पेड़ यहाँ पे मिलते हैं। मॉइस्ट मानसून फॉरेस्ट आर नॉट एज डेंस एज एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड द ट्रीज आर ऑल्सो नॉट टॉल। तो ये जो मॉइस्ट मानसून फॉरेस्ट है ये उतने घने नहीं होते एवरग्रीन फॉरेस्ट के मुकाबले में, और ट्रीज भी जो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते। नेक्स्ट इज ड्राई मानसून फॉरेस्ट। ड्राई मानसून फॉरेस्ट के बारे में देखना है, तो दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन वेयर द रेनफॉल इज लोअर बिटवीन 70 to 100 सेंटीमीटर। तो ये जो फॉरेस्ट है ये कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे रेनफॉल क्या होती है, थोड़ी कम होती है, कितनी, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। तो मोस्ट ऑफ द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन समर, तो बहुत जो इसमें जो ट्रीज होते हैं वो अपने लीव्स जो है समर सीजन में गिरा देते हैं। दिस फॉरेस्ट आर लेस डेंस एंड हैव लेस अंडर ग्रोथ। तो ये फॉरेस्ट क्या होते हैं, ज़्यादा घने नहीं होते, और इसके अंडर ग्रोथ मतलब इनके नीचे जो ग्रोथ है वो भी कम होती है। एज अ रिजल्ट ग्रास ग्रोस ऑन द लैंड, तो यहाँ पे क्या होता है, घास, नीचे जो है घास उगती है। तो दिस फॉरेस्ट आर कॉमन इन, कहाँ पे उगते हैं फॉरेस्ट, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात, वेस्ट एंड सेंट्रल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो ये सारे रीजन्स में इस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो डोमिनेंट ट्रीज मतलब सबसे ज़्यादा उगने वाले ट्रीज यहाँ पे कौन से हैं, टीक, तेंदू, पलाश, खैर, महुआ, शीशम। तो ये सारे पेड़ यहाँ पे उगते हैं। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट इन दिस रीजन्स हैव बीन क्लियर फॉर एग्रीकल्चर, और इस तरीके के फॉरेस्ट को जो क्लियर करना बहुत आसान होता है, तो इस तरीके के फॉरेस्ट को क्लियर करा जा रहा है, किसके लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये पिक्चर दी गई हुई है, तो टीक फॉरेस्ट है समर मंथ में। नेक्स्ट होता है अब थॉर्न फॉरेस्ट। तो थॉर्न फॉरेस्ट कौन से एरिया में होगा, जहाँ पे रेनफॉल क्या है, लेस देन 70 सेंटीमीटर। तो इन रीजन्स वेयर द रेनफॉल इज लेस देन 70 सेंटीमीटर, द वेजिटेशन इज मोस्टली थॉर्नी स्कर्ब्स एंड ट्रीज सच एज बबूल, खेर, बेर, खैर एक्सेट्रा। तो ऐसे रीजन जहाँ पे रेनफॉल थोड़ी कम होती है, काफ़ी कम होती है, 70 सेंटीमीटर से नीचे तक, और यहाँ पे क्या है, कांटे वाले जो पौधे, थॉर्नी स्कर्ब्स मतलब कांटे वाले पौधे, जैसे कि कैक्टस का पौधा हो गया, और जैसे ट्रीज हो गए जिसमें बबूल, खैर, बेर वगैरह के जो पेड़ होते हैं उन्हें वो आते हैं। तो फॉरेस्ट इज स्पार्स विद ग्रीन एंड थॉर्नी shrubs ग्रोइंग इन द एम्पल स्पेसेस बिटवीन द ट्रीज। तो फॉरेस्ट क्या है, स्पार्स मतलब उतना घना नहीं है, एक पेड़ है फिर थोड़ा देर बाद कोई दूसरा पेड़ है, मतलब बहुत गैप में पेड़ है, और इसके नीचे क्या है, ग्रासेस और जो थॉर्नी स्क्रब्स है, वो जो स्पेस है, एम्पल स्पेस मतलब जो अवेलेबल स्पेस है वहाँ पे वो उगते हैं। द स्पेस बिटवीन द ट्रीज इज टेकन बाय ग्रास एंड थॉर्नी बुशेस, सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा एंड डेजर्ट्स ऑफ गुजरात। तो ये जो स्पेस है, जो ट्रीज, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रीज के बीच में स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस स्पेस में क्या उगता है, ग्रासेस उगते हैं और थॉर्नी बुशेस उगते हैं, और इस तरीके के फॉरेस्ट इन एरियाज में फाउंड होते हैं। ओनली थॉर्नी बुशेस एंड ट्रीज ग्रो इन देम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉइस्चर। द ट्रीज हैव थिन ट्रंक्स एंड आर ऑल्सो नॉट सो टॉल। तो थॉर्नी बुशेस यहाँ पे उगते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर की कमी है, और ये जो ट्रीज है इनके जो ट्रंक्स मतलब इनका जो तना है वो भी ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, मतलब थिन पतले तने होते हैं, और ज़्यादा ये लंबे भी नहीं होते। उसके बाद होता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट जो डेल्टा एरिया है वहाँ पे फाउंड आउट होते हैं, और यहाँ पे जो है सुंदरी ट्रीज मिलती है इस एरिया में। तो देखते हैं इन कोस्टल एरियाज, ठीक है, जो कोस्टल एरिया है, सी वाटर कंटिन्यूसली फ्लो इन द लैंड
into the land with the tides. Hence soil and water has high salt content. तो जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, सी वाटर कॉन्स्टेंटली जो है अपनी लहरों के साथ, समुद्र अपनी लहरों के साथ जो है लैंड को टच करते जाता है। तो यहाँ पे की जो मिट्टी होती है और पानी होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है, यहाँ पे हाई सॉल्ट कंटेंट होता है। तो इसका नतीजा क्या होता है, एज अ रिजल्ट सच एरिया हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट इज कॉल्ड मैनग्रोव। तो यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का फॉरेस्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। द रूट्स ऑफ द वेजिटेशन इन द मैनग्रोव्स आर स्पेशली अडेप्टेड टू डील विद द ebb and flow of the tidal sea water. तो यहाँ पे देखिए ये जो रूट्स होते हैं इस वेजिटेशन के, मैनग्रोव फॉरेस्ट के, तो ये अपने आप को अडेप्ट करके रखे हैं ताकि वो इब और फॉल, इब मतलब जब टाइड्स जो है जब ऊपर आते हैं और नीचे जाते हैं, इसे इब एंड फ्लो कहा जाता है। तो दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट। तो इन फॉरेस्ट को और क्या कहा जाता है, टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। So सुंदरी ट्रीज ग्रो इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा। सो सुंदरी ट्रीज जो है इन एरिया में होते हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला एरिया है। और मेन वेजिटेशन इन फॉरेस्ट के क्या होते हैं, सुंदरी, केवड़ा और मैंग्रोव ट्रीज। तो ये ट्रीज यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट है mountain forest. So the vegetation in the mountains is different because of high altitude and low temperature. तो vegetation जो mountain में होते हैं वो क्या होता है, थोड़ा different होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई होती है और लो टेम्परेचर होता है। एट हाई एल्टीट्यूड्स मतलब जहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा होती है, जैसे कि पहाड़ वाला एरिया जहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है। देयर इज नो वेजिटेशन एंड द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो ऑल ईयर अराउंड। तो माउंटेन्स का जो टॉप वाला जो पार्ट है हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए जो है स्नो जो है यहाँ पे साल भर कवर्ड रहता है। एट लिटिल लोअर, तो कुछ नीचे तरफ में हाइट टेंडर ग्रास, ठीक है, जो बड़े बड़े टेंडर ग्रास यहाँ पे उगते हैं। और जब स्नो मेल्ट हो जाते हैं वार्म मंथ्स में, जब स्नो मेल्ट हो जाता है, स्नो मेल्ट होता है, पिघल जाता है, तो यहाँ पे बड़े बड़े जो है टेंडर मतलब एकदम जूसी ग्रासेस यहाँ पे उगते हैं बिलो दिस। और उसके नीचे एस मोस्टली हैव एवरग्रीन कॉनिफोरस पाइन एंड सेडार ट्रीज। तो यहाँ पे जो है ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे कौन से पेड़ होते हैं, एवरग्रीन कॉनिफोरस पाइन एंड सेडार ट्रीज यहाँ पे होते हैं। स्टिल लोअर, और नीचे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे मिक्स्ड फॉरेस्ट होता है, जो नीचे वाला एरिया है मिक्स्ड फॉरेस्ट होता है, जहाँ पे ब्रॉड लीफ ट्रीज भी उगते हैं अलॉन्ग साइड पाइन। पाइन के साथ में जो बड़े पत्ते वाले जो पौधे हैं वो भी उगते हैं, जैसे कि ओक हो गया और रोहेंड्रॉन हो गया, आर द मोस्ट कॉमन ब्रॉडलीफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। तो ये ट्रीज यहाँ पे उगते हैं। द रेनफॉल इज हायर इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज कंपेयर टू द वेस्टर्न, दैट्स वाई ईस्टर्न हिमालयाज हैव डेजर्ट फॉरेस्ट एंड ग्रेटर डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन। तो यहाँ पे बताया गया है कि ईस्टर्न पार्ट जो है जहाँ वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, ज़्यादा रेनफॉल होने के कारण वहाँ पे का जो एरिया है वहाँ पे की जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा घने हैं और डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब ज़्यादा तादाद में है। तो अब हमको नेक्स्ट देखना है फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट के बारे में हमको देखना है। तो ये हिमालय के देवदार फॉरेस्ट के का पिक्चर यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में देखना है तो 23% ऑफ इंडियाज लैंड मास इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। तो इंडिया का जो लैंड मास है उसमें 23% क्या है, फॉरेस्ट है। दिस परसेंटेज इज कंसिडर्ड टू बी लेस देन ऑप्टिमम। तो ये जो परसेंटेज है फॉरेस्ट का, जितना परसेंटेज होना चाहिए उससे क्या है, कम है। द वाइडली एक्सेप्टेड मिनिमम इज दैट फॉरेस्ट शुड बी एट लीस्ट 1/3 ऑफ द लैंड। तो जितना भी हमारे कंट्री का जो कवर अप है तो उसका 1/3 पार्ट जो है वो क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो छत्तीसगढ़ हैज़ 44% फॉरेस्ट कवर, ठीक है। छत्तीसगढ़ का में अगर हम छत्तीसगढ़ का एरिया देखें तो छत्तीसगढ़ के एरिया में 44% जो है वो क्या है, फॉरेस्ट है। ऑफ फॉरेस्ट स्टेट 43%। अब ये जो स्टेट के जो फॉरेस्ट है इसमें 43% जो है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। पीपल के नॉट यूटिलाइज दिस फॉरेस्ट फ्रीली, ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। एंड अनदर 40% ये क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जहाँ पे लोग जा सकते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फिर कैटल को ग्रेस कराने के लिए। और रिमेनिंग जो 17% है वो अनक्लास्ड है, जिसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, जहाँ पे लोग खुले जा सकते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट का जो भी मतलब प्रोड्यूस लेना है, काटना है, कुटना सब कर सकते हैं। तो
यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। पीपल हु डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, जो लोग हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो फॉरेस्ट में जाते हैं, ऐसे लकड़ियाँ लेके आते हैं काम करने के लिए, और पीपल हु डिपेंड ऑन फॉरेस्ट ऑन लाइवलीहुड। तो यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई हुई है। तो छत्तीसगढ़ अबाउंड्स इन मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ में कौन से फॉरेस्ट ज़्यादा है? मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि हमारे स्टेट का ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, मतलब गर्मी के सीजन में गर्मी रहती है, मानसून के सीजन में बारिश होती है, तो इस तरीके का। तो जशपुर, समीरपाट, ईस्टर्न बुंदेलखंड एंड धनकारिया, ये जो रीजन है यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। और छत्तीसगढ़ का जो प्लेन एरिया है और वेस्टर्न पार्ट का जो स्टेट का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे ड्राई मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। तो अवर स्टेट हैज़ 4 टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो हमारे स्टेट के जो वेजिटेशन है फॉरेस्ट का जो, उसको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला है साल, सेकेंड है टीक, थर्ड है मिक्स्ड एंड फोर्थ है बाम्बू फॉरेस्ट। तो साल के जो पेड़ है वो बस्तर रीजन में ज़्यादा होते हैं, इसलिए बस्तर को क्या कहा जाता है? आइलैंड ऑफ साल ट्रीज। बस्तर इज कॉल्ड आइलैंड ऑफ साल ट्रीज। सो साल ट्रीज आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये जशपुर, बिलासपुर, कांकेर और गरियाबंद वाले एरिया में। उसके बाद है टीक फॉरेस्ट। द अदर मेजर फॉरेस्ट वेजिटेशन इन द स्टेट इज टीक। तो कवर्धा, चिल्पी घाटी वाला एरिया है, नारायणपुर वाला एरिया है, जिसे पुरसेल घाटी कहा जाता है, यहाँ पे हाई क्वालिटी टीक के फॉरेस्ट मिलते हैं। कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, डोंगरगढ़, अंबागढ़, ये सारे जगह में टीक के फॉरेस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट होता है मिक्स फॉरेस्ट। तो मिक्स फॉरेस्ट में आंवला, हर्रा, बेहड़ा, साजा, ये सारे पेड़ जो है मिलते हैं यहाँ पे। ये मिक्स मेन वेजिटेशन होते हैं मिक्स्ड फॉरेस्ट के। तो महानदी बेसिन जो है, यहाँ पे ये फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ये कौन से रीजन में फाउंड आउट होते हैं? जशपुर, कटघोरा, खरसिया, महासमुंद और जो छत्तीसगढ़ का प्लेन वाला एरिया है। बम्बू फॉरेस्ट जो है, जो सलगुरिया फॉरेस्ट डिवीजन है और जो कांकेर फॉरेस्ट सर्कल है, यहाँ पे जो है कटंगा, ठीक है, कटंगा बाम्बूस के पेड़ मिलते हैं। तो यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो हमको लास्ट पॉइंट देखना है, यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। नहीं, एक पॉइंट और है हमारे पास। So India's forests have seen such reckless and irresponsible felling of trees over past 150 years that only 23% of country's land area is forested today. तो इंडिया ने क्या देखा है कि जो पिछले 150 साल है, पास्ट 150 ईयर्स है, यहाँ पर रेकलेस मतलब धुआंधार, बिना रोक टोक के और इररेस्पॉन्सिबल तरीके से जो फॉरेस्ट को काटा गया है। इसलिए आज हमारी कंट्री में सिर्फ 23% जो है फॉरेस्ट बचे हैं। द फॉरेस्ट दैट रिमेन आर not dense enough and there are many reason for this। तो अब जो फॉरेस्ट बचे हैं ये उतने घने भी नहीं है, और इसका मेन रीज़न क्या है? तो सबसे पहला रीज़न होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। तो द टू मेन रीजंस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही है। अब इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होगी तो उसके लिए ज़मीन चाहिए तो क्या किया जा रहा है? फॉरेस्ट को कवर किया जा रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब अब शहरीकरण आते जा रहा है, तो हर किसी को घर चाहिए। आजकल न्यूक्लियर फैमिली का चलन है, तो क्या है, हर किसी व्यक्ति को घर चाहिए। तो लैंड्स की डिमांड बढ़ते जा रही है, जिसके कारण फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। अब फॉरेस्ट आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड बिकॉज ऑफ द राइजिंग डिमांड ऑफ टिम्बर, बाम्बू एक्सेट्रा। और फॉरेस्ट को ओवर एक्सप्लॉइटेड मतलब लगातार काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि टिम्बर और बाम्बू की डिमांड भी बढ़ते जा रही है। वन ऑफ द responsibility of forest department is to control illegal felling of trees by harvesting and selling mature trees in scientifically planned manner, but the department is always under pressure to increase forest revenue। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंट्रोल करेगी जो इलीगल तरीके से लोग जो ट्रीज काटे जा रहे हैं और उसको सेल करते जा रहे हैं, जो मैच्योर ट्री है उनको वो रोकें। लेकिन बट द डिपार्टमेंट इज ऑलवेज अंडर प्रेशर टू इंक्रीज फॉरेस्ट रेवेन्यू। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ये भी प्रेशर रहता है कि वो अपने फॉरेस्ट रेवेन्यू को इंक्रीज करे, इसलिए भी ये काम होते जा रहे हैं। इन 1980 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अक्रॉस इंडिया अर्न अ सरप्लस ऑफ
1,54,728 करोड़ फ्रॉम द सेल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये 1980 की बात है जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कितने पैसे कमाए, इतने सारे करोड़ पर पैसे, 1,54,728 करोड़ किससे, सेल करके फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो ये प्रॉफिट था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज डिवाइडेड undivided Madhya Pradesh alone earned a surplus of 49,509 crores from the sale of forest produce। तो जब हम मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट था, वहाँ उस समय की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इतने करोड़ रुपए जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस के सेल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिले थे। दिस क्लियरली shows that forest has been exploited for commercial reason even in the recent past। The figure quoted are legal earning from the forest, they do not take into account large scale felling of trees by private contractors। तो ये जो आंकड़े हैं ये सीधा बताते हैं कि कितने बुरी तरीके से फॉरेस्ट को जो है कमर्शियल पर्पस के लिए काटा जा रहा है। और ये जो फिगर्स है ये कोट करते हैं कि कितना इलीगल अर्निंग हो रहा है, इलीगल अर्निंग है फॉरेस्ट से। तो ये सब चीज़ें जो है लार्ज स्केल जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं दे डो नॉट टेक इनटू अकाउंट। ठीक है, ये जो लार्ज स्केल फेलिंग ऑफ ट्रीज हैं जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, ये इसको इसमें इन आंकड़ों में नहीं गिना गया है। अनदर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया इज पॉपुलेशन प्रेशर। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया न्यूक्लियर फैमिली का चैनल है तो हर किसी को घर चाहिए। तो इन 60 ईयर्स, तो पास्ट 60 ईयर्स की अगर हम बात करें, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद में काफ़ी हद तक बढ़ा है। और we have yet to find alternative livelihoods for a country's expanding population. As a result, the rural people have no option other than agriculture। तो इसके नतीजा क्या हो रहा है, देखिए रोजगार के लोग, जनसंख्या बढ़ते जा रही है रोजगार के जरिए, लेकिन बढ़ते नहीं जा रहे हैं। तो इससे क्या है, जो रूरल पीपल है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके पास एग्रीकल्चर के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं होता। द ओनली वे टू फाइंड लैंड फॉर फार्मिंग इज बाय फेलिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट। और अगर खेती बाड़ी करनी है तो उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, और ज़मीन की ज़रूरत है तो कोई और तरीका नहीं बचता, पेड़ों को काटना ज़रूरी हो जाता है और फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है। द पीपल हु फील द पिंच द मोस्ट आर पुअर। They do not have access to education, nor do they have any resources to earn livelihood. Those who could get land for agriculture began grazing livestock in the forest, degrading them further। तो देखिए जो, लेकिन देखिए यहाँ पे जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना एजुकेशन है ना कुछ अदर रिसोर्स है, तो वो क्या करते हैं, जो लाइव स्टॉक्स है उनको पालने का काम करते हैं, और ये क्या है फॉरेस्ट में उनको धुआंधार चरने के लिए छोड़ देते हैं, और इससे भी क्या होती है, फॉरेस्ट की क्वालिटी डिग्रेड होते जाती है। द डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस in the country till now has also endangered our forest. Trees were cut on large scale or to lay railway tracks and roads। तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है हमारे कंट्री में हुई अप टिल नाउ, इससे भी जो है हमारे फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा खतरा हुआ है, मतलब हमारे फॉरेस्ट डिग्रेड हुए हैं इसके कारण। तो बड़ी संख्या में जो है जब रेलवे ट्रैक्स बिछे गए, तो रेलवे ट्रैक्स को बिछाने के लिए बहुत सारे जो है पेड़ों को काटा गया, रोड्स बनाने के लिए पेड़ों को काटा गया। तो लार्ज ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट विच सेक्रीफाइस्ड फॉर डैम्स एंड माइंस, और डैम्स और माइंस बनाने के लिए भी बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। दस फॉरेस्ट हैव पेड हाई प्राइस फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो इसलिए फॉरेस्ट ने अपना बहुत हद तक बलिदान दिया है, आप ये कह सकते हैं फॉरेस्ट के हमारी कंट्री के डेवलपमेंट पे। वी सॉ एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर दैट डिफरेंट पीपल यूटिलाइज फॉरेस्ट इन डिफरेंट वेज। अमंग दिस पीपल आर ट्राइबल कम्युनिटीज दैट हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर जनरेशन एंड हैव यूज्ड फॉरेस्ट रिसोर्सेज विदाउट डैमेजिंग और डिप्लीटिंग द फॉरेस्ट। तो जैसे कि हमने चैप्टर के बिगनिंग में देखा था कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से फॉरेस्ट को यूटिलाइज करते हैं। तो जो हमारे कंट्री की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, ये हमारे जो फॉरेस्ट है यहाँ पे सदियों से रहते आ रहे हैं, जब से इंसान है तब से वो वहाँ पे रहते आ रहे हैं, जनरेशन्स हो गए वहाँ रहते आ रहे हैं, लेकिन वो जो फॉरेस्ट को क्या है डैमेज नहीं करते, और क्या है फॉरेस्ट को डिप्लीट होने से बचा के रखते हैं। इवन व्हेन दे कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड दे प्रैक्टिस जूम कल्टिवेशन इन विच द लैंड वाज लेफ्ट फॉलो after a couple of years so it could regenerate into forest. The tribals have well developed community system to share and utilize forest resource collectively. They sold forest produce for their subsistence, not to earn profit. This save forest from over exploitation। तो हम जब ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो वो हमेशा जो है अपने जंगल को जो है संजो के रखते हैं,
तो अगर वो एग्रीकल्चर भी करते हैं तो जूम कल्टीवेशन के जो करते हैं, जूम कल्टीवेशन हम कई बार डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, फॉरेस्ट जो है उसको क्लियर किया जाता है, वहाँ पे जो पेड़ है उनको क्या किया जाता है, उनको काटा जाता है, ठीक है, पेड़ों को काटा जाता है, फिर उनको सूखने के लिए रख दिया जाता है, फिर जलाया जाता है, फिर वहाँ पे खेती की जाती है। तो यह प्रोसेस हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो अपने सब्सिस्टेंस मतलब अपने काम के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने जिंदा रहने के लिए, है ना, अपने काम के लिए ही जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को बेचते हैं, उनका भी प्रॉफिट कमाने का उनका नज़रिया नहीं होता, इसलिए वो फॉरेस्ट को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते। When the British established their rule in India, they began trading in timber on larger scale. Forests were also cleared to bring more land under agriculture and earn more revenue. तो ब्रिटिशर्स का जब रूल था हमारी कंट्री में, तो वो टिम्बर ट्रेडिंग के लिए, हमारी कंट्री में फॉरेस्ट बहुत एबिडेंट है, ठीक है, फॉरेस्ट बड़ी मात्रा में है, तो वो क्या करते थे कि टिम्बर्स यहाँ से बड़े बड़े लकड़ी के जो गट्ठे हैं उसको शिप में ले जाया जाता था उनकी खुद की कंट्रीज में, ठीक है, ताकि वहाँ पे घर बना सके और भी अलग एक्टिविटीज में उनका यूज किया जा सके। तो फॉरेस्ट को इसलिए भी काटा गया ताकि एग्रीकल्चर, खेती को बढ़ावा दिया जा सके और ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सके। अर्निंग मोर रेवेन्यू is what drove the British decision regarding forests. This caused extensive damage to the forest. The traditional methods of the tribals to farm forest land and utilize forest produce were dismissed as impractical and uneconomic. तो यहाँ पे देखिए, अर्निंग ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई फॉरेस्ट में। जो ट्राइबल के जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनकी खेती बाड़ी करने का, उसको क्या कहा उन्होंने, इम्प्रैक्टिकल कहा, मतलब ये ठीक ठाक नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है, कोई प्रैक्टिकल इसमें वो नहीं है, और अनइकोनॉमिक कह के उनका नकारा गया। When the British realized how rapidly the forests were depleting, they set up a forest department to take control of all the forest under their rule. The tribals who earlier owned and used the forest resource collectively now became offenders, and if they went into forest to hunt or collect forest produce, the Britishers claimed that it was uneducated tribals who were main culprit in depleting the forest, and their activity need to be controlled if the forests were to be protected. तो देखिए, जब ब्रिटिशर्स ने रियलाइज किया, देखिए खुद ही काटा, रेलवेज, रोड्स, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू अर्न करने के लिए खुद ही काटा, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने रियलाइज किया कि नहीं, फॉरेस्ट अब कम होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, तो उन्होंने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गठन किया और जो पूरी कंट्री के जो फॉरेस्ट है उसको अपने अंडर कर लिए। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हमेशा जनरेशन से यहाँ रहते आ रहे थे, उनको उन्होंने गलत ठहराया, उन्होंने उन्हें ऑफेंडर्स मतलब गुनहगार ठहराया, और क्या कहा कि यही लोग फॉरेस्ट में जाते हैं और जो फॉरेस्ट है उसको जो डिप्लीट करने का, जो डिप्लीट मतलब उसका हनन करने का, मतलब उसको कम करने का कारण जो है उन्होंने ट्राइबल्स को, उनका जो पूरा इल्जाम है उन्होंने ट्राइबल्स पे थोप दिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनके कारण ही जो है फॉरेस्ट जो है वो खराब हो रहे हैं। तो उसके बाद नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एंड फॉरेस्ट राइट 2006, इसके बारे में देखना है। तो ट्राइबल्स हैव बीन फाइटिंग फॉर देयर फॉरेस्ट राइट ओवर 150 ईयर्स। तो हमारी कंट्री के जो फॉरेस्ट है उसमें रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं वो अपने फॉरेस्ट के अधिकारों के लिए 150 ईयर से लड़ते आ रहे हैं। दिस स्ट्रगल लेड इंडियन गवर्नमेंट टू फ्रेम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1998। तो इसके तहत जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने 1998 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का गठन किया। तो इस पॉलिसी में क्या कहा जा रहा है, तो दिस पॉलिसी एक्नॉलेज द क्रूशियल रोल ऑफ ट्राइबल एंड लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्वेटिंग फॉरेस्ट। तो इस पॉलिसी में इस चीज़ को लिखा गया है, एक्नॉलेज किया गया है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है और जो लोकल कम्युनिटीज़ है ये एक अहम भूमिका निभाते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, ना कि फॉरेस्ट को डिप्लीट करने के लिए। द पॉलिसी स्टेट्स दैट फॉरेस्ट मस्ट बी utilized in a manner that create livelihoods for the communities that live near them. It also accepts that tribal and other forest dependent communities have right to forest produce for their personal consumption. तो इस पॉलिसी में क्या लिखा गया है कि जो फॉरेस्ट है उसको
लाइवलीहुड्स के लिए यूज़ करने वाली जो कम्युनिटीज़ है जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं उनको उसका एक्सेस दिया जाए। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ट्राइबल और जो अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं उनको अधिकार दिया जाए कि वो फॉरेस्ट में जाएं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए जो भी उनको चाहिए वो वहाँ से ले ले। A joint forest management program was established under this policy. Under this program, tribals got the right to collect fodder, fuel, wood, minor forest produce and also right to livelihood, a part of forestry operations. तो जो फॉरेस्ट एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी एस्टैब्लिश किया गया और इस प्रोग्राम के अधीन जो ट्राइबल्स हैं उनको राइट मिला कि हाँ वो जा सकते हैं, फॉडर, फ्यूल जो भी उनको चाहिए वहाँ से, जो भी उनके लाइवलीहुड, जो भी उनके जीवन यापन के लिए जो भी चीज़ें वहाँ पे फॉरेस्ट से उनको चाहिए वो वहाँ से ले सके। बट साइमल्टेनियसली दोज फार्मिंग फॉरेस्ट वेयर प्रेशराइज्ड forest farming land were pressurized to give up the right to the land so that forest could regenerate. These days large tracts of forest across India are being earmarked for tiger conservation. तो देखिए साथ ही साथ में जिन्होंने फॉरेस्ट का जो लैंड है उसको फार्मिंग के लिए दिया गया था उनको प्रेशराइज किया गया कि अब वो उन लैंड से राइट हटा दें ताकि जो फॉरेस्ट है वो फिर से उग सके उन एरिया में जहाँ पे उन्होंने फॉरेस्ट को काटा था और वहाँ पे वो खेती बाड़ी कर रहे हैं। उन्हें वो रिक्वेस्ट किया गया कि हाँ वहाँ से अब अपना राइट को हटा दिए। तो टाइगर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट किया गया उसी समय। तो प्रोजेक्ट टाइगर एंड द फॉरेस्ट आर गिवन लीगल स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क। तो टाइगर कंजर्वेशन एक्टिविटी में प्रोजेक्ट टाइगर और नेशनल पार्क्स जो है उनको लीगल स्टेटस भी लेके आया गया। तो दिस लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैक ऑफ ट्राइबल्स। तो इससे भी ये क्या हुआ कि जो ट्राइबल्स कम्युनिटी वहाँ पे रहते थे उनका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। Worried by the constant improvements. ओके तो यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ देख लिया है तो हम आगे का जो वीडियो लेक्चर है उसको भी कंटिन्यू ही रखेंगे। ठीक है, जस्ट अ पॉज, मैं चेक कर रही थी कि कितना है क्योंकि देखिए कई बार क्या हो जाता है मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, मुझे भी बोलने में तकलीफ होती है क्योंकि लगातार जैसे अगर 1 घंटे का है तो मैं कंटिन्यूएशन में वीडियो बनाती हूँ, मैं पॉज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे भी कंटिन्यूएशन में अच्छा लगता है, कंटिन्यू फ्लो में हम चलते हैं। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू रखेंगे, 10-15 मिनट का वीडियो और बनेगा। तो स्टे ट्यून, मतलब ये लंबा हो जाता है तो अब बाद में वॉच कर लिया करें लेकिन मिस मत करा करें। तो जैसे इस तरीके से buried by the constant improvement of tribal, the parliament enacted Forest Right Act 2006 आफ्टर अ लॉट ऑफ डिबेट। तो अब ये जो ट्राइबल्स है, नेशनल पार्क्स बन गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स बन गए, तो इससे क्या हो गया जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो बेघर हो गए। तो इनके लिए जो है पार्लियामेंट ने फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 लेके आया, बहुत ज़्यादा डिबेट के बाद। तो दिस एक्ट एक्नॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इनजस्टिस हैज़ बीन डन फॉर ट्राइबल फॉर पास्ट 200 years by not recognizing the forest right they have been enjoying it. It also accepts that forests cannot be conserved, developed without restoring the rights of tribal. तो फॉरेस्ट एक्ट 2000 तहत के ये अगर अंतर्गत ये कहा गया कि 200 साल से ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जो हमेशा से फॉरेस्ट में रहते आए हैं, अपने फॉरेस्ट राइट को एंजॉय करते हैं, ये इनसे छीन लिया गया था। और ये भी एक्सेप्ट किया गया कि फॉरेस्ट जो है उसको कंजर्व नहीं किया जा सकता, जो ट्राइबल्स जो वहाँ रह रहे हैं उनको भी अधिकार दिया जाए। तो अंडर दिस एक्ट ट्राइबल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज वे गिवन ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट एंड ओनरशिप ऑफ द लैंड दे हैड बीन कल्टिवेटिंग। तो इस एक्ट के तहत जैसे कि मैंने बताया जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ है, इनको राइट दिया गया कि हाँ फॉरेस्ट आपका है और उन्हें ओनरशिप दे दी गई जिस लैंड की वो कल्टिवेट करते आ रहे थे। इन दिस एक्ट If this act is properly implemented, the centuries-old injustice done to the tribals and other forest community will be rectified. और अगर इस एक्ट को properly implement किया जाए तो ये जो सेंचुरी से 200 साल से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं, इनके साथ अन्याय होता जा रहा था वो अब रेक्टिफाई हो जाएगा, मतलब सुधर जाएगा। While this act was being debated in parliament, many conservationists
expressed concern about its improper use. They felt that forest dependent people may begin exploiting forest produce commercially instead of using for personal consumption. This could lead to rapid depletion of forest, but there were many others who felt that awarding this rights to the tribal who had been conserving this forest for centuries was the only way to protect the forest. तो यहाँ पे इस एक्ट में कई डिबेट्स हुए पार्लियामेंट में। तो एक बताया जा रहा है कुछ कंजर्वेशनिस्ट तो इनका क्या कहना है कि अगर हमको इनको राइट दिया जा दे तो आज की डेट में हो सकता है कि ये जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज है ये अपने जो राइट्स है उसको एक्सप्लॉइट करना चालू कर दे। तो इससे क्या होता है, गलत तरीके से यूज करना चालू कर दे। तो इससे क्या होगा, फॉरेस्ट को वो ज्यादा एक्सप्लॉइट करना चालू कर दे, वो कमर्शियली फॉरेस्ट को यूज करना चालू कर दे रादर देन अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए। तो इससे क्या होगा, फिर से फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट होना चालू कर देंगे। लेकिन कुछ अदर कम्युनिटीज भी थी जो इनके साथ में थी, जो ट्राइबल कम्युनिटीज उसके साथ में थे, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, जो कम्युनिटीज हमेशा से जो फॉरेस्ट को कंजर्व करते आ रही है वो आज फॉरेस्ट को डिप्लीट क्यों करेंगे। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड some provision of Forest Right Act 2006 with the help of your teacher. The act gives many right to the communities that traditionally uniform. तो कुछ हमको यहाँ पे राइट्स है वो हमको देखना है। इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्राइवर्स टू होम स्टील लैंड फॉर अर्निंग लाइवलीहुड थ्रू एग्रीकल्चर। तो इस फॉरेस्ट एक्ट 2006 में यही बताया गया है कि जो ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स है और जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ है उनको अपने लाइवलीहुड्स के लिए और एग्रीकल्चर जो भी है उसके लिए फॉरेस्ट में राइट्स दिया जाए। तो राइट टू यूज फॉरेस्ट फॉर फ्यूल बट हट बिल्डिंग, ग्रेजिंग, फूड कलेक्शन एक्सेट्रा। तो इसे क्या कहा जाता है, निस्तार राइट्स, जिसमें जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज के जो लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स और अदर फॉरेस्ट डवेलर्स हैं, उनको ये राइट दिया गया है कि वो फॉरेस्ट में जाकर फ्यूल के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर सके, छोटे छोटे हट बिल्ड कर सके, जो कॉमन एक्टिविटीज़ वो करते आए तो वो कर सके। तो ओनरशिप राइट टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड राइट टू कलेक्ट एंड सेल सच प्रोड्यूस बाय ट्रेडिशनल मेथड्स। तो ये भी बताया गया है कि जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका ओनरशिप राइट है इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास में। और अदर कम्युनिटी राइट्स जो है जिसमें फिश कर सकते हैं, वो राइट टू फिश एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम वाटर बॉडीज, जो भी वाटर बॉडीज है फॉरेस्ट में वहाँ से वो मछलियाँ पकड़ सके और लाइफ स्टॉक्स को ग्रेजिंग भी करा सके। तो राइट्स ऑफ प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटीज एंड प्रिमिटिव ट्राइब्स टू हाउसिंग एंड हाउस कंस्ट्रक्शन। तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनको घर बनाने का भी राइट यहाँ पे दिया गया है। तो 5.5 में हमको देखना है कम्युनिटी इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो एक कम्युनिटी है, उन्होंने कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व किया। तो हाउ दामोदर ट्रांसफॉर्म द फॉरेस्ट इन हिज विलेज। तो ये जो दामोदर है उसने फॉरेस्ट, उनके गांव में जो फॉरेस्ट है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया। तो संत कमारी इस ए विलेज ऑन द उड़ीसा बॉर्डर लोकेटेड 45 किलोमीटर फ्रॉम जगदलपुर। तो कौन सा गांव है ये, संत करमारी करके एक गांव है जो कहाँ पे है, 45 किलोमीटर दूर है जगदलपुर से, और कहाँ पे है, उड़ीसा बॉर्डर्स में, उड़ीसा बॉर्डर में। द फॉरेस्ट ऑफ साल एंड अदर ट्रीज आर डॉटेड विद पैडी फील्ड्स। द Karundi rivers marks the entire state border, but in some areas once demarcate the border. The settlement is of 8 to 10 communities of the village are fairly widely dispersed. तो ज़्यादा घना सेटलमेंट नहीं है, ज़्यादा घनी बस्ती नहीं है, सिर्फ 8 से 10 कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, खरुंदी नदी बहती है, और कुछ पेड़ है साल के जो पैडी ट्रीज में कुछ पेड़ है। तो इवन दो द पैडी फील्ड्स आर एक्सटेंसिव, there are forests with village boundary that are crisscrossed by nala and rivulets. If you approach the village from any side, you can cross the paddy field dotted with mahua trees, which give the landscape a distinctive character. There are also scores of toddy palms that are tapped every morning by toddy vendors. तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो पैडी के फील्ड्स है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो मतलब विलेज के बाउंड्री में क्रिसक्रॉस नाला के तरफ में थोड़े बहुत है। तो यहाँ पे आप किसी भी तरफ से जो विलेज है उसके अंदर आप आ सकते हैं पैडी फील्ड को क्रॉस करते हुए। और कुछ यहाँ पे टॉडी पाम्स भी है। जो टॉडी पाम्स से क्या है, कुछ पदार्थ निकाला जाता है जिसको वो टॉडी वेंडर्स जो है वो बेचते हैं। तो मानसून सीजन इज अ फिशिंग सीजन, तो जो भी नाला वगैरह है उसमें फिश रहती है। तो फार्म प्रोड्यूस जैसे कि चुनचुनिया, चौलाई, कोचई,
ये कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मानसून डाइट। तो ये मानसून डाइट में ये जो भाजियाँ है और ये जो कोचई है ये सब खाते हैं। तो बोड़ा और मशरूम जो यहाँ पे साल के जो पेड़ है उनके नीचे मिलते हैं, जो कि सीजनल फूड होता है। और यहाँ के लोग 5 वेराइटीज ऑफ जिमीकान भी खाते हैं अलग अलग सीजन में। तो दामोदर के बारे में हमको देखना है। तो संत कमरी विलेज इज सराउंडेड बाय बैरन लैंड फॉर 35 ईयर्स बैक। तो संत कमारी जो विलेज है यहाँ पे क्या है, एक बैरन लैंड मतलब खाली जमीन है जो 35 साल से खाली था। द क्रेडिट, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन का क्रेडिट किसको जाता है, दामोदर को जाता है, जिन्होंने जो सरपंच थे यहाँ 35 साल में अंटिल 2009। तो व्हेन ही रिटर्न टू विलेज आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी एट जगदलपुर where he was living in hostel, Damodar found that all the trees had been cut and people were digging roots to burn as fuel in their homes. तो जब दामोदर जो है कॉलेज का पढ़ाई करके जगदलपुर से लौटा तो उन्होंने देखा कि सारे जो पेड़ है वो काटे जा चुके हैं और जो अब जंगल में जो लकड़ियां हैं, ठीक है, लकड़ियों के बजाय जो है फॉरेस्ट जो वहाँ के लोग हैं वो रूट्स को डिग कर रहे हैं फ्यूल के लिए। Wherever he went, Damodar found only stumps of trees remaining. The people had Nistar rights to forest, but they sold everything for their subsistence. तो यहाँ पे दामोदर को पता चलता है कि जंगल में सिर्फ और सिर्फ जो लकड़ियों के स्टम्प्स मतलब जो ऊपर का जो तना बचता है और जड़, ठीक है, इस तरीके का जड़, तो तना बस जो बचा हुआ है और जो पीपल को जो निस्तार राइट्स दिए गए थे उसके कारण उन्होंने सारे जंगल को काट के बेच दिया है। तो दामोदर है कुछ अपसेट होते हैं और डिसाइड करते हैं कि नहीं, कुछ तो सोल्यूशन लेना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो ही contested for Sarpanch in 1976-77 panchayat election and won. His priority as Sarpanch was to appoint a few people to protect the forest. तो अब उसने क्या किया, जो सरपंच का जो चुनाव था उसमें उसने खड़ा हुआ वो 1976 और 1977 की ये बात है, और पंचायत इलेक्शन में वो जीत भी गया। फिर उसकी पहली प्रायोरिटी क्या थी कि वो जब सरपंच बन जाएगा तो वो कुछ लोगों को अपॉइंट करेगा ताकि वो इस फॉरेस्ट को, जंगल को बचा सके। पीपल कंट्रीब्यूटेड फूड ग्रेन इन प्रोपोर्शन टू द लैंड दे ओन टू क्रिएट द विलेज फंड। तो इसलिए लोगों ने वहाँ पे जो फूड ग्रेन्स है उसको दिया, ठीक है, कुछ फंड इकट्ठा किया जिससे वो फॉरेस्ट को बना सके। तो ये इस तरीके से ये बे टू पिलग्रिमेज साइट मौलिकॉट ये दिया गया हुआ है। द डिग्रेडेड निस्तार फॉरेस्ट, तो ये जो डिग्रेडेड मतलब जो खत्म हो चुका निस्तार फॉरेस्ट था उसको रीजनरेट किया गया। एंड इट इज नॉट नाउ कॉल्ड बदला कॉन्ट, ठीक है, प्लांटेड फॉरेस्ट, ठीक है, बदला कॉन्ट कहा जाता है वहाँ के लोकल लैंग्वेज में। तो प्लांटेड फॉरेस्ट, फर्स्ट ग्रेसिंग इन द फॉरेस्ट वाज प्रोविडेड, देन दामोदर गॉट सीड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड प्लांटेड मैंगो, चिरंजी, महुआ, बीजा, सील, सतावरी, जामुन, आंवला, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, तो ये सारे पेड़ जो है इन्होंने दामोदर ने इस जगह पे लगाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके। तो द 215 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट टुडे स्टैंड एज अ प्रूफ व्हाट पीपल कैन डू ऑन देयर ओन। तो ये जो 215 एकड़ का जो फॉरेस्ट है इससे ये पता चलता है कि लोग क्या कर सकते हैं। अनदर एसेट ऑफ द पीपल इज ऑफ संत कमरी इज मौली कॉट द स्केयर फॉरेस्ट ऑफ मौली देवी। तो यहाँ पे एक मौली देवी भी है। तो यहाँ पे संत कमरी का एक मौली कॉट जो है ये एक स्केयर्ड फॉरेस्ट है। द 100 एकड़ फॉरेस्ट इन इनहिबिटेड बाय लंगूर्स, तो ये हमें लंगूर्स मिलते हैं, फ्लाइंग स्क्वायरल्स मिलते हैं और कई प्रकार के बर्ड्स भी मिलते हैं, और यहाँ पे कई प्रकार के मेडिसिनल प्लांट भी मिलते हैं। तो हम रियली अप्रिशिएट करते हैं ये जो नेचुरल फॉरेस्ट है मौली कॉट, इसको ये अनटच, इसको बिल्कुल मतलब टच नहीं करते, ये एक फॉरेस्ट बस है, इसमें ये कुछ भी काम नहीं करते। एट द टाइम व्हेन द दामोदर वाज सरपंच, जब दामोदर सरपंच थे तो उन्होंने मौली कॉट को भी क्या होते जा रहा था, धीरे धीरे कम होते जा रहा था। तो उन्होंने एफर्ट लगाया कि हाँ ये एक स्कैट फॉरेस्ट है, इसको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे कोई भी लैंड की टिलिंग या कुछ भी जो है मौली कॉट के पास में बंद करवा दिया, जिससे फॉरेस्ट क्या है रीजनरेट कर सके और एक्सपांड कर सके। तो आज की डेट में मौली कॉट जो है सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है बसर का। तो ग्रीन कवर हमको राजस्थान में देखना है। तो घोघरे विलेज है छुरिया रेंज में, ठीक है, बहगनंदी फॉरेस्ट रेंज में, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ के। तो विलेज फॉरेस्ट कवर जो है वो टोटली डिग्रेड हो चुका था क्योंकि टिम्बर की स्मगलिंग हो रही थी, माइनिंग एक्टिविटीज़ और अनकंट्रोल ग्रेसिंग के कारण। तो आज जो है ये फॉरेस्ट क्या है, लश ग्रीन है, और इसका हम थैंक यू करते हैं क्योंकि यहाँ के विलेजर्स, तो यहाँ के विलेजर्स ने इफेक्ट लगाया। तो क्या हो गया, हवा यहाँ की शुद्ध है, फ्लावर्स की फ्रेगनेंस है हर जगह में। तो डिकेड बैक मतलब 10 साल पहले तो फॉरेस्ट क्या हो गया था, पूरी तरीके से डिग्रेड हो गया था। ऑल क्या था, इलीगल माइनिंग, क्योंकि
इलीगल माइनिंग फेलिंग ऑफ ट्रीज बहुत ज़्यादा हुई, तो सिर्फ स्टम्प्स ही स्टम्प्स बचे थे। तो विलेजर्स जो है ये उनको ना फॉडर मिल पाता था कैटल्स के लिए, ना फ्यूल मिल पाता था घर के लिए, जो लकड़ियाँ वगैरह वो इकट्ठा करते थे। इसलिए उन्होंने ये जो सिचुएशन है इसको समझा और उन्होंने चैलेंज लिया और ये जो फॉरेस्ट है उसको फिर से रीजनरेट किया। तो उन्होंने सपोर्ट लिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और विलेज के जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब एल्डरली लोग हैं, उनसे सुझाव उझाव करके उन्होंने ये पूरे फॉरेस्ट को रीजनरेट किया। तो एक जॉन कम्युनिटी मैनेजमेंट ठीक है फॉर्म किया गया, जिसमें बाम्बू, मेडिसिनल प्लांट्स और फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स को यहाँ पे उगाया गया। तो टुडे ये जो बैरन लैंड था वो क्या है, अलग अलग वैरायटी के ट्रीज से भरा पड़ा है। तो एक स्ट्रिक्ट कम्युनिटी बैन है इस फॉरेस्ट में पेड़ों को काटने के लिए। तो विलेजेस ने भी एक पेट्रोलिंग कम्युनिटी बना के रखी है जो फॉरेस्ट में जाते हैं और ये देखते हैं कि कोई आउटसाइडर्स यहाँ पे आके फॉरेस्ट को काट वाट तो नहीं रह रहा है। तो दे हैव अपॉइंटेड वॉचमैन, तो इसके लिए उन्होंने एक वॉचमैन भी रखा है जो पेट्रोल करता है और देखता है कि कोई भी जो जंगली जानवर उसको कहीं मार तो नहीं रहा है, कोई पेड़ को काट तो नहीं रहा है, कोई भी पोचर मतलब जो जानवर को उठा के लेके जाते हैं फॉरेस्ट से, उन्हें पोचर्स कहा जाता है। तो ऐसा पोचर्स वाइल्ड एनिमल्स को लेके तो नहीं जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट कम्युनिटीज जो है उन्होंने बाम्बू जो प्लांट्स है उसको प्लांट किया 50 हेक्टेयर्स का जो बैरन लैंड है वहाँ पे। और सिमिलरली 18 to 20 हाउस होल्ड जो लोधरी बहारी में बस्ती में उन्होंने भी प्लांट किया इस तरीके के। और आंवला, करंज, टीक, बाम्बू, अर्जुन, महुआ, ये जो है पूरे 50 हेक्टेयर्स में एडुकेट सॉइल मॉइस्चर जहाँ पे था वहाँ पे उन्होंने प्लांट किया। तो फिर से जो बैरन लैंड है वो एक ग्रीन कवर में बदल गया और यहाँ पे चार, हर्रा, बहरा, महुआ, ये सारे और जो मेडिसिनल प्लांट्स है उसको उगाया जाए। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि हार्डवर्क और डेडिकेशन से जो भी रेसिडेंट्स है, जो भी विलेजर्स वहाँ से के जो है उन्होंने एक बैरन लैंड को लश ग्रीन ग्रीनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ग्रीनरी के साथ में फ्रूट्स देने वाले पेड़ों के में। तो विलेजर्स जो है अब लंबी रात नो लॉन्गर हैव टू स्पेंड लॉन्ग अवर्स फॉर फोर्जिंग फॉर फ्यूल एंड फॉडर। तो अब उनको लंबे समय तक कहीं घूमना नहीं पड़ता, भटकना नहीं पड़ता, ताकि वो फ्यूल और फॉडर कलेक्ट कर सकते, अपने ही जंगल से वो कलेक्ट कर सकते हैं जहाँ उन्होंने इतनी ग्रीनरी उगा के रखी है। तो एवरीथिंग, हर चीज़ अवेलेबल है फॉरेस्ट में ही, मतलब विलेज के पास में ही। तो ग्रासेस जो है 4 से 5 फीट हाई उगते हैं फॉरेस्ट में, तो कैटल के लिए वो काफ़ी होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो है अगर हम चाहें तो हम भी जो है कम्युनिटी को चेंज कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।